नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ संगम पर मची भगदड़, रात को हादसा, हालात फिलहाल सामान्य, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। भगदड़ पर सीएम योगी की पैनी नजर तो विपक्ष की भी राजनीति हाई। अखिलेश, राहुल गांधी, केजरीवाल, मायावती समेत तमाम नेताओं ने उठाए सवाल। दिल्ली के रण में उतरे पीएम मोदी, करतार नगर में विशाल रैली को किया संबोधित। केजरीवाल पर किया बड़ा हमला। पीएम ने कहा 8 फरवरी को आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, यमुना में डूबेगी आपदा की लुटिया। केजरीवाल राहुल गांधी के बीच जंग तेज, दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बोला हमला। तो वहीं कांग्रेस ने आज अपना चुनावी मैनिफेस्टो किया जारी। वक्फ बोर्ड को जेपीसी का ग्रीन सिग्नल, कल स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक। विपक्ष का विरोध अभी भी जारी। भारत को फिर बदनाम करने की साजिश, कनाडा के चुनाव में भारत के दखल को विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। एमईए बोला हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात प्रयागराज महाकुंभ से आई दुखद खबर की। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। संगम स्नान को लेकर एकाएक देर रात भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। तभी बढ़ते भीड़ के दबाव के कारण संगम के रास्ते में लगी बैरिकेडिंग टूट गई। इससे अचानक मेले में भगदड़ मच गई। जब लोग स्नान के लिए जा रहे थे तभी बैरिकेडिंग के पास लोग सोए हुए थे। इसके चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं कुछ लोगों की मौतों की भी खबर सामने आई है। फिलहाल सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक की महाकुंभ मेले पर पूरी की पूरी नजर है। स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। सुबह भगदड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने अखाड़ा परिषद से अमृत स्नान करने की रोकने की अपील की। कई अखाड़ों के संत संगम से अपने कैंप में लौट भी गए। अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित भी कर दिया था, पर स्थिति बहुत जल्द काबू में आ गई, जिसके बाद बारी बारी कर सुरक्षा के मद्देनजर सभी अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। पर इस पूरे भगदड़ को लेकर विपक्ष ने भी जमकर राजनीति की। विपक्ष के कई बड़े नेताओं का बयान आया। सभी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने वीवीआईपी कल्चर को दोषी ठहराया तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंपा जाए। साथ ही मायावती, केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दुखद हादसा को लेकर विपक्ष के नेता क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि इसका काम है ऐसे नेगेटिव पॉलिटिक्स करना। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि इसे सेना के हवाले किया जाए प्रबंधन को। तो क्या अखिलेश यादव को सेना के ऊपर भरोसा है? भारतीय सेना पर ये उंगली उठाने वाला पूरा का पूरा अफवाह गैंग ये जो बैठा हुआ है, इन लोगों को तो सर्जिकल स्ट्राइक के समय सेना के ऊपर भरोसा नहीं था। ये सबूत मांग रहा था। सेना के हवाले भी किया जाएगा तभी भी ये सवाल उठाएगा कि भाई भारतीय सेना मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो उसमें भी अगर कुछ दिक्कत हो गई तो उस पर भी सवाल उठाएगा। यहां मेन मकसद क्या है इन पार्टियों का, यह समझना जरूरी है कि अगर ऐसी दुखद घटना हुई है तो आप सांत्वना दें, आप उसके साथ ये बताएं कि और बेहतर कैसे हो सकता है, और ये भी बताएं कि ऐसे समय में लोगों को किस चीज के कैसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। आप सरकार से अपील कर सकते हैं कि जो घटना हुई है उसकी जांच करवाएं, या अगर प्रशासनिक विफलता बताना है तो प्रशासनिक अधिकारी जो अगर इसमें किसी तरीके से विफल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि चाहे सीएम योगी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, कोई भी ऐसी घटनाओं में लापरवाही करने वाले लोगों को आज तक बख्शे नहीं। चाहे जितनी भी घटनाएं आप देख लीजिए, लापरवाही अगर प्रशासन की तरफ से हुई है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन ये पूरा का पूरा विपक्ष क्या कर रहा है? क्योंकि इन लोगों को ऐसे इंतजार था कि कोई ऐसी घटना घटे और हम महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाएं। ये पूरे आयोजन में जितनी बेहतर व्यवस्था की गई,
सारी दुनिया, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, यूरोप से भी लोग आ रहे हैं, अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, और उन लोगों ने भी इस व्यवस्था को लेकर हमेशा कहा कि ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं देखी गई है जहां भी महाकुंभ का या अर्धकुंभ का आयोजन किया गया। लेकिन इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, इस बार मौका मिला तो ये अपनी एक कुत्सित मानसिकता सामने लाकर रख दी कि कैसे योगी को या मोदी को घेरने का अवसर हमें मिल चुका है। बिल्कुल सर। तो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली के चुनावी प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगदड़ से पीड़ित श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लगातार यूपी सरकार के संपर्क में हूँ। दरअसल आज पीएम मोदी ने दिल्ली के करतार नगर में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने केजरीवाल पर तगड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि दिल्ली कह रही है कि अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। यहां के लोग बीजेपी की ऐसी डबल इंजन वाली सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए घर बनाएगी, दिल्ली को आधुनिक बनाएगी, जो हर घर नल से जल पहुंचाएगी, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाएगी। इसीलिए आज पूरी दिल्ली कह रही है कि 8 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपसे किए गए सभी वादे समय सीमा के अंदर पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। साथ ही पीएम ने केजरीवाल के यमुना में जहरीले अमोनिया वाले बयान पर भी बड़ा हमला किया है। आज पीएम मोदी की बड़ी रैली हुई है, 2 और रैलियां भी होनी है। पीएम के प्रचार से दिल्ली चुनाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? एक एक क्षेत्र में पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं, यानी कि ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, साउथ दिल्ली में या फिर वेस्ट दिल्ली में, हर जगह पीएम मोदी की रैली का मतलब कोई 1, 2, 4 विधानसभा क्षेत्र नहीं होता। पीएम मोदी का मतलब होता है कि उनकी जब रैली होगी तो कम से कम आसपास के 20 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा कि वहां के अलग अलग जगहों के लोग आएं और पीएम मोदी को सुने। उसके बाद मीडिया में जो खबरें चल रही है, उनका प्रसारण हो रहा है, उसको तो दिल्ली के लोग देख ही रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी वही बात कहे जो वादा करके अरविंद केजरीवाल सरकार बनाया था और वो कोई भी वादा पूरा नहीं कर सका। चाहे टैंकर माफिया की बात करें, दिल्ली की एक बड़ी समस्या रही है कि पानी के सप्लाई जिन झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी हो या स्लम क्लस्टर हो, वहां पर वाटर की सप्लाई नहीं होती है क्योंकि पाइपलाइन नहीं है। और पाइपलाइन बिछाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित की सरकार पूरे वाटर टैंक माफिया को संचालित करती है, ये कांग्रेस के लोग हैं। तो इतने सालों में हुआ क्या? एक ही परिवर्तन हुआ ये वाटर टैंक में। एक परिवर्तन यही हुआ कि जो कांग्रेस के लोग ये टैंकर चलाया करते थे, ये माफिया थे, वो सारे हट गए और आम आदमी पार्टी का टैंकर माफिया आ गया। उन सारे क्षेत्रों में जिन जगहों पर ये हुआ करता था, संगम विहार जैसे क्षेत्रों में आज भी पानी की समस्या ऐसी है कि लोग 5-5, 6-6 दिनों तक गर्मी के समय में स्नान नहीं कर पाते हैं। और अरविंद केजरीवाल से वही बातें पीएम मोदी ने कही कि ये सारे वादा यमुना को लेकर हो या टैंकर को लेकर हो या फिर बिजली, पानी, यहाँ की कंस्ट्रक्शन, सरकार की अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें केजरीवाल ने कही थी। आपने इतने दिनों तक भरोसा किया कि अब कब, लेकिन अब कब करते करते ये तो ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि आगे भी ये 10-20 सालों तक सरकार में रहे तो कभी भी इसकी सरकार में ये सब सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि केवल और केवल ये अपनी सरकार में विफलता जो होती है उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार या फिर एलजी को ठहराता है। तो इससे बेहतर है कि एक बार उन दावों वादों को छोड़ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कीजिए। बिल्कुल। तो मोदी की गारंटी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं आज कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में LGBTQ कम्युनिटी से लेकर दलित और यमुना नदी तक कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने यमुना नदी को साफ करने का एक्शन प्लान भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बताया है। साथ ही कांग्रेस ने दिल्ली से
100 इंदिरा कैंटीन शुरू करने का वादा भी किया। इंदिरा कैंटीन से 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से चुनावी मैदान में है, उससे केजरीवाल पूरी तरह से बैकफुट पर है। तो वहीं यमुना में जहर मिलाए जाने का आरोप लगाने की वजह से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। साथ ही अब राहुल गांधी भी खुलकर केजरीवाल पर प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर शराब घोटाला और शीश महल वाला बड़ा अटैक किया है, जिससे केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। अब केजरीवाल भी नेशनल हेराल्ड का जिक्र कर राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। कैसे उलझे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता? ये 11 सालों के बाद ये पहली बार 2015, 2020, अब 2025 है। इतने सालों में पहली बार दिल्ली का चुनाव ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो सरेंडर कर चुकी थी वो अब एक्टिव हो चुकी है और राहुल गांधी भी घूम घुमा के परेशान, कंफ्यूज्ड होते हुए दिल्ली के चुनाव में आ ही गए। और आने के साथ साथ वो अपनी चालाकी को बनाए नहीं रख सके। उन्हें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को चोर, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी और डरपोक कहना पड़ा। शीश महल की बात भी उठानी पड़ी। तो अब दोनों के बीच इतनी गहरी खाई हो गई है कि आगे 3 तारीख का अंतिम चुनाव प्रचार है। उस समय तक ये एक दूसरे से उलझे ही रहेंगे, समझौते की बात अब नहीं होगी। अब अरविंद केजरीवाल ज्यादा आक्रामक होंगे तो कांग्रेस के नेता भी ज्यादा आक्रामक होंगे। इन दोनों के बीच ये जंग जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी दिशा में प्रचार कर रही है, ये दोनों आपस में उलझे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना बेस बढ़ा रही है। तो ये दोनों जिस तरीके से पहली बार दिल्ली में उलझे हैं, वो केजरीवाल के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, दोनों के लिए अगर देखा जाए तो एक गिव एंड टेक का मामला है। कभी भी ये दोनों इस तरह से उलझते नहीं थे तो उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलता था। अब ये उलझ चुके हैं तो केजरीवाल को नुकसान है। कांग्रेस को जितना भी कुछ हो सके, थोड़ा बहुत भी, अगर सीटें न मिले तो कम से कम वोट का आधार बढ़ेगा। यही कांग्रेस के लिए आगे की पॉलिसी है। इसलिए ये चुनाव जितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, 3 तारीख तक आते आते लगता नहीं है कि ये केजरीवाल टिक पाएगा, पहले ही सरेंडर करके भागने की कोशिश में रहेगा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि JPC की बैठक में संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस ड्राफ्ट के पक्ष में 16 सदस्यों ने वोट डाला, जबकि 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। JPC चीफ जगदंबिका पाल ने कहा कि अब ये रिपोर्ट गुरुवार यानी कि कल ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी। JPC में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा है कि हमें कल रात ही 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली। एक व्यक्ति के लिए 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों रात पढ़ना असंभव है। तो वहीं कई सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। क्या अब यह माना जाए कि वक्फ संशोधन बिल का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है? बिल्कुल साफ तो हो गया। और ये जो ओवैसी जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं 655 पन्नों की रिपोर्ट, तो क्या एक दिन में 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई? हर रिपोर्ट इनके टेबल पर होती थी। जैसे पहले से बताया जा रहा था कि 500 पन्ने की रिपोर्ट है, इसके बाद 3 बैठकें और हुई, टोटल 36 बैठकें हुई है। अगर 36 बैठकें हुई है तो हर बार रिपोर्ट जो तैयार होता था इनके टेबल पर होता था। आपको मार्क करना है कि ये पहले से आ चुका है, ये नया है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो बार बार कह रहा है 655 पन्नों की रिपोर्ट रातों रात हमें थमाया गया और वो हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि जितने संशोधन हुए, अभी जिसकी चर्चा हुई कि 2 दिन की बैठक हुई थी और 24 तारीख की बैठक में ही ये फैसला लिया गया था कि कौन कौन से संशोधन होने हैं। एनडीए की तरफ जितने संशोधन थे, 14 संशोधन की बात की जा रही है, वो सारे पारित किए गए। और इन लोगों ने हर क्लाउज में 44 संशोधन, यानी 44 संशोधन वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में है, उसमें हर क्लाउज में संशोधन इन लोगों ने प्रस्तावित किया था, सारे रिजेक्ट हो गए। अब उसके बाद ये पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ उन्हीं संशोधनों के, उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर। जितने डेलीगेशन आए थे उनकी रिपोर्ट भी इन लोगों को हर डेलीगेशन के मीटिंग के बाद मिलती थी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि 656-55 पन्नों की रिपोर्ट ये नई रिपोर्ट है। ये आरोप इसलिए है कि ये लोग पिछड़ चुका है। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, JPC में 13 सांसद आपके, लेकिन फिर भी 11 वोटिंग पड़ी है आपके तरफ से,
उनके तरफ से 16 वोट डाले गए हैं। तो फिर आपके सांसद आपका साथ नहीं दे रहा, जो विपक्ष में बैठा हुआ है, फिर उसके बाद भी सारे लोग आ भी जाते तो भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि 13 और 17 का आंकड़ा था। तो ऐसे में इन लोगों की समस्या ये है कि अब जेपीसी में हम कुछ कर नहीं पाए तो तानाशाही का आरोप लगाओ, हड़बड़ी में लाया गया ये आरोप लगाओ, ताकि आगे पृष्ठभूमि तैयार हो किस बात के लिए, संसद के अंदर जब पेश होगा तो उस समय बवाल खड़ा किया जाएगा कि जेपीसी फॉर्मेलिटी थी, ये फॉर्मेलिटी अपना लिया गया। तो आगे जेपीसी जितनी फॉर्मेलिटी, अभी तक जितनी जेपीसी हुई है, इसी तरीके से संशोधन किए जाते हैं। आप अपने प्रस्ताव फिर रखोगे संसद के अंदर, वो भी नामंजूर होगा क्योंकि वहां भी आपकी संख्या नहीं है। तो लोकतंत्र में जब संख्या बल की बात करते हो तो संख्या पर भरोसा रखो और संख्या की तरह ही काम करो। ये बाहर निकलकर चीखने चिल्लाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। कनाडा के मुखिया जस्टिन ट्रूडो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में उनके एक पैतृक पर भारत ने फिर से लताड़ लगाई है। दरअसल हुआ ये कि कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे एक आयोग ने भारत पर चुनावी दखल देने का आरोप लगाया। कनाडा की एक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि भारत प्रॉक्सी एजेंडों के माध्यम से 3 राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को गुप्त रूप से वित्तीय मदद दे रहा था। रिपोर्ट के अनुसार भारत चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे सक्रिय देश था। इन आरोपों को भारत ने सख्ती से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को आधारहीन बताते हुए कनाडा को ही भारत के मामले में बार बार दखल देने वाला करार दिया है। क्यों बार बार कनाडा भारत को उकसाता है? हालांकि लताड़ भी बार बार पड़ जाती है, लेकिन इस बार क्या साजिश थी कनाडा की? देखिए, कनाडा की साजिश नहीं है, कनाडा तो परेशान है, ट्रूडो परेशान है। भारत सरकार कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो डिप्लोमेसी है। अगर कनाडा में चुनाव हो रहा है और इससे पहले का ये ट्रूडो जैसा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां के जितने बनते हैं, ये सारे लोग जब भारत के मामलों में हस्तक्षेप करेगा, जब भारत को टारगेट करेगा, जब हमारे आतंकियों को तुम प्रश्रय दोगे, जब उन लोगों के लिए पूरा का पूरा देश खोल कर बैठे रहोगे, तो फिर हमें भी ये तय करना पड़ेगा कि वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कौन पार्टी है जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगी। वो हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा। अगर कनाडा हस्तक्षेप न करे तो हिंदुस्तान हस्तक्षेप न करे। अगर कनाडा वो काम करेगा जो भारत के हित में नहीं है, तो फिर भारत को यह तय करना पड़ेगा कि कनाडा में सरकार हमारे हितैषी हो या हमारे विरोधी हो। अगर ये नहीं किया जाता है तो भारत के डिप्लोमेसी पर सवाल खड़ा होता है कि क्या कर रहे हो इतने सालों से। इतना बड़ा देश, शक्तिशाली देश, ताकतवर देश, हर जगह पर तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है, यूएन में अपना झंडा बुलंद कर रहे हो, तो उसके बाद जो देश आपके खिलाफ साजिश करता है, आपके टेररिस्टों को शरण देता है, वहां पर सरकार कैसी होनी चाहिए ये डिसाइड क्यों नहीं हम कर सकते? हम तो हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन भारत सरकार की ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है और कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि हम हस्तक्षेप करते हैं। पाकिस्तान हो या चाइना हो, चाइना में चुनाव होते नहीं, वहां हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान हो या फिर आसपास के बांग्लादेश की ही बात करें, बांग्लादेश में अगर हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारी समर्थक सरकार हो या हमारा विरोधी सरकार हो, श्रीलंका में तय नहीं कर पाए, तो फिर ये लोग किसी न किसी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करेगा। जैसा बांग्लादेश में जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन हुए, भारत के खिलाफ हंगामा चलना शुरू हो गया, हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। तो कनाडा की सरकार बनाने बिगाड़ने में भारत सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। हालांकि एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसा काम भारत ने अब तक कनाडा में नहीं किया, चाहे निज्जर की हत्या की बात हो, जिसके लिए कनाडा सरकार के पास कोई ऐसा सबूत हो जिसे भारत को एक्सेप्ट करना पड़ा। और अगर चाइना की बात कर रहे हो तो चाइना ने कौन से हस्तक्षेप करके ये बता दिया कि नहीं हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमेरिका हर जगह हस्तक्षेप करता है, यहाँ तक कि ये सारे यूरोपीय कंट्री, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर अमेरिका हो या फिर कनाडा हो, ये सारे देश भारत के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करता। तो कहाँ से ये सोरोस गैंग आ जाता है राहुल गांधी की फंडिंग करने के लिए?
क्यों नहीं वो चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने ताकि हम अपने मकसद में हिंदुस्तान के साथ कामयाब हो। तो इसलिए ये हस्तक्षेप की बात गलत नहीं है, लेकिन कनाडा परेशान है, ट्रूडो परेशान है, इसलिए मोदी की सरकार के ऊपर आरोप लगाना उसका अपना काम बनता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबर और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।